हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग बग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्विंग ट्रेड के बारे में जिसमें मैंने अराउंड 75,000 का प्रॉफिट बुक करा। क्या सेटअप था, साइकोलॉजी क्या थी, एंट्री एग्जिट, रिस्क मैनेजमेंट, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मैंने इस ट्रेड के सारे अपडेट्स अपने टेलीग्राम कम्युनिटी में भी शेयर करे थे। अगर आप भी सीखना चाहते हो ट्रेडिंग कैसे होती है तो आप मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके साथ ही हम ये भी सीखेंगे कि मार्केट में किस तरह से रिवर्सल सेटअप्स को ट्रेड करा जाता है। काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये ट्रेड मैंने IRFC स्टॉक में लिया था। ये एक स्विंग ट्रेड था जिसे मैंने एक हफ्ते के लिए होल्ड करा था। सबसे पहले पूरी चार्ट की एनालिसिस करते हैं। ये IRFC के डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर हम इसे जूम आउट करके देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है, IRFC ने काफी अच्छी रैली दी। एक लेवल से सेलर्स आए और प्राइस को नीचे फॉल करवा दिया। राइट, फॉल करने के बाद स्टॉक जो था एक काफी टाइम तक एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता रहा। राइट, जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, अगेन हमें ऊपर की तरफ को एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला। बट फिर से सेम लेवल से मार्केट में सेलर्स आए और प्राइस को नीचे डंप कर दिया। अब रीसेंट प्राइस एक्शन हमें क्या बता रहा है, पहले हम इसे समझते हैं। 4 जून को मार्केट में इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले थे। मार्केट को एक्सपेक्टेड था कि काफी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आएंगे बीजेपी गवर्नमेंट के, जिसकी वजह से मार्केट जो था वो अच्छी खासी प्री इलेक्शन रैली पहले ही दे चुका था। राइट, और अपने मेजर रेजिस्टेंस के पास था। अब अगर यहाँ पे बीजेपी के रिजल्ट्स अच्छे आ जाते तो यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन जाती। लेकिन असल में क्या हुआ, असल में इलेक्शन के रिजल्ट्स जो थे वो मार्केट की एक्सपेक्टेशन से काफी खराब आए थे। काफी खराब आने की वजह से मार्केट में एक बड़ा सा क्रैश हमें देखने को मिला, जिसमें इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स ने पैनिक में आके अपनी पोजीशंस को एग्जिट करा। राइट, अभी हम पॉलिटिक्स के बारे में इतनी बात करेंगे, पॉलिटिक्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है। अब हम समझते हैं क्या कन्फर्मेशन थी जो मैंने उस टाइम पे देखी और इसमें ट्रेड प्लान करा। राइट, अब सारी नॉइज निकल चुकी है, सब कुछ निकल चुका है, इलेक्शन रिजल्ट्स आ चुके हैं, वोलेटिलिटी पूरी खत्म हो चुकी है। राइट, पहली कंफर्मेशन हमारे पास क्या थी कि जो स्टॉक है वो अपनी मेजर ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे आ गया है। जो उसकी मेजर ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, जहां से वो बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, उस पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। राइट, अगर इस ट्रेंड लाइन को देखोगे, प्राइस यहाँ पे पहली बार आया, स्टॉक ने एक अच्छा खासा रैली ऊपर की तरफ को दी। स्टॉक दूसरी बारी आया, दोबारा अगेन ऊपर की तरफ को रैली। तीसरी बारी आया, दोबारा ऊपर की तरफ को तगड़ी रैली स्टॉक में आई। चौथी बारी स्टॉक अब यहीं पे ट्रेड कर रहा था। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या थी, यहाँ पे ये दिक्कत थी कि मार्केट में एक नेगेटिव न्यूज थी। अगर कोई नेगेटिव न्यूज मार्केट में है और स्टॉक फॉल कर रहा है और अपने सपोर्ट पे आ जाता है, तब भी हमें मल्टीपल कंफर्मेशंस का वेट करना पड़ता है ताकि हमें पता चले कि हाँ, अब इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन तो नहीं होने वाला कहीं। अगर ब्रेकडाउन हो गया तो भी एक अच्छा मूव आएगा। अगर यहाँ पे धीरे धीरे बेस बना के ऊपर की तरफ को मार्केट जाता है तो भी ऊपर की तरफ को अच्छा मूव आएगा, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है। राइट, तो अब यहाँ पे हमारे क्या सिनेरियो बनते हैं, यहाँ पे अगर मार्केट में प्राइस आया है तो हाई चांसेस होता कि प्राइस या तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर देता और यहाँ से नीचे फॉल कर जाता। दूसरा सिनेरियो ये हो जाता कि मार्केट अब यहाँ से दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करता है, जैसे पहले अभी तक करता आ रखा है। राइट, तो वही सेम चीज अब हमें देखनी थी, किस तरीके से हमें ये पता चले कि बायर्स जो हैं वो अब एग्रेसिव हो रहे हैं इस मेजर सपोर्ट पे। क्योंकि सेम चीज मैं हर वीडियो में बताता हूँ, अगर कोई प्राइस अपने सपोर्ट पे आ रखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ से ऊपर ही जाएगा। राइट, वहां पे बायर्स एग्रेसिव हो रहे हैं या सेलर्स एग्रेसिव हो रहे हैं, ये हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर यहाँ पे सेलर्स एग्रेसिव हो गए बायर से ज्यादा, तो वो इसका ब्रेक डाउन कर देंगे, जो कि यहाँ पे आराम से हो सकता था। क्यों हो सकता था? क्योंकि मार्केट में नेगेटिव न्यूज चल रही थी। अब उस नेगेटिव न्यूज का इम्पैक्ट कितना ज्यादा होगा वो हम सबको नहीं पता, वो किसी को भी नहीं पता। क्या पता मार्केट इसका ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ को फॉल कर जाता। ठीक है, तो ये हमारी पहली कंफर्मेशन थी कि स्टॉक जो है वो अपने मेजर ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। जिस दिन स्टॉक अपनी मेजर ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे आ गया था, मैंने इसे ट्रैक करना शुरू कर दिया था। मैंने इसे अभी अपनी कम्युनिटी में शेयर नहीं करा था, क्योंकि हाईली कंफर्मेशन स्टॉक्स जो होते हैं मैं उन्हीं को शेयर करता हूँ विद सेटअप दिखाने के लिए कि भाई किस तरीके से ट्रेडिंग होती है। कोई कॉल टिप का चैनल नहीं है। आपको अगर कॉल टिप चाहिए या फिर आप कोई सोच रहे हैं कि इजी मनी बना लोगे, तो आप बिल्कुल भी मेरे टेलीग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन मत करना। वहां पे सीरियस जो लोग सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैंने वो ग्रुप बना रखा है, किस तरीके से ट्रेडिंग होती है, किस तरीके से मैं कंफर्मेशन लेता हूँ। अगर आपको सीखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मुझे कुछ ऐसी कंफर्मेशन चाहिए थी जिसकी वजह से मुझे पता चले कि बायर्स जो हैं वो अब काफी ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं अपने ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे। सेकंड कंफर्मेशन हमारे पास क्या थी कि प्राइस जो है वो 1 महीने तक बड़ी कंसोलिडेशन रेंज के अंदर चला गया था। देखो क्या होता है, जैसे कोई स्टॉक फॉल करा, राइट, स्टॉक फॉल करके अपने सपोर्ट पे आ गया, अब यहाँ पे वो कंसोलिडेट कर रहा है
तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, या तो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ को रिवर्सल देगा, या वो अपने सपोर्ट के लिए तैयार हो रहा है, सपोर्ट के ब्रेकडाउन के लिए तैयार हो रहा है, और यहाँ पे अगर सेलर्स अग्रेसिव हो गए तो वो नीचे की तरफ को सपोर्ट को तोड़ देंगे, राइट। तो ये हमारे पास एक अच्छी कंफर्मेशन थी, जिससे हमें पता चल रहा था कि यहाँ पे साइड से बेस फॉर्मेशन हो रहा है। बेस फॉर्मेशन का मतलब हुआ प्राइस जो है वो अपनी ट्रेंड लाइन पे वापस आया और यहाँ पे कंसोलिडेट करके एक बेस बना रहा है, जिससे वो यहाँ से निकल के ऊपर की तरफ को दोबारा से रिवर्सल कर सके। तो जब ये कंसोलिडेशन हो रही थी तब मैंने इसको ट्रैक करना शुरू कर दिया था कि जब इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा तब कहीं पे मैं इसमें एंट्री प्लान करूंगा और इस पे एक बड़े मूव कैप्चर करने के लिए प्ले करूंगा। तीसरी कंफर्मेशन हमारे पास ये थी, चार्ट का जो है बिहेवियर कैसा है। लोग खाली अभी रिसेंट का चार्ट देखते हैं और सोचते हैं कि हम इसको ट्रेड कर लेंगे, हम इस पे पैसा बना लेंगे। लेकिन अगर तुम्हें हाई प्रोबेबिलिटी चाहिए, हाई कंफर्मेशन चाहिए, तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा, तुम्हें चीजें देखनी पड़ेंगी, तुम्हें उस चार्ट के बिहेवियर को समझना पड़ेगा। क्या उसमें रेंज ब्रेकआउट चलते हैं, या फिर वो हर बारी रेंज बनाता है, ब्रेकआउट करता है, ट्रैप करके नीचे गिर जाता है, या फिर उसमें रेंज ब्रेकआउट काम करते हैं, रेंज बनाता है, फिर ब्रेकआउट देता है और दोबारा ऊपर जाता है, रेंज बनाता है, देन अगेन ब्रेकआउट देता है। इस तरीके से चलता है। हर चार्ट का अपना बिहेवियर होता है, हर चार्ट का अपना एक नेचर होता है, राइट। तो उसको समझना बहुत जरूरी है। तो मैंने वही चीज यहाँ पे समझी थी। अगर मैं इसके वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे जाता हूँ तो देखो, एक चीज ध्यान से देखना, IRFC के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे क्या चलता है। अब देखो इसके हिस्टोरिकल बिहेवियर को समझो। IRFC के चार्ट ने क्या किया, एक रेंज का फॉर्मेशन करा, ब्रेकआउट दिया, रैली दी, राइट। पहली बारी ये चीज हुई। सेकेंड टाइम क्या हुआ, दोबारा से एक रेंज का फॉर्मेशन करा, ब्रेकआउट दिया, एक रैली दी, सेकेंड टाइम ये चीज हुई, ठीक है। थर्ड टाइम क्या हुआ, दोबारा से इस रेंज का फॉर्मेशन करा, ब्रेकआउट दिया, रैली दी। अब फोर्थ टाइम क्या हो रहा था, फोर्थ टाइम अगर हम इसमें डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं, यहाँ पे देखो सेम चीज हुई, रेंज बनाई, ब्रेकआउट दिया, रैली दी। अब यहाँ पे दोबारा से एक रेंज बना रहा था अपने सपोर्ट पे आके, दोबारा से अगर इसका ब्रेकआउट होता तो हमें एक अच्छी रैली एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि ये चार्ट का नेचर है, चार्ट इसी तरीके से मूव करता है, राइट। लोग हिस्टोरिकल चार्ट्स देखना बंद कर देते हैं, लोग खाली अभी के चार्ट देख के उसको जज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम्हें अगर मल्टीपल कंफर्मेशन पे काम करना है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि चार्ट किस तरीके से मूव करता है, चार्ट का नेचर क्या है, राइट। मैंने IRFC, मैंने रेलवेज के स्टॉक्स को इतनी बारी ट्रेड कर रखा है कि मुझे इनके बिहेवियर बिल्कुल रटे पड़े हैं। RVNL भी सेम चीज करता है। अगर तुम RVNL के चार्ट को भी देखोगे तो RVNL भी सेम चीज करता है। रेंज बनाएगा, ब्रेकआउट करेगा, सिर्फ रेंज बनाता है, ब्रेकआउट करता है, रेंज बनाता है, ब्रेकआउट करता है, रेंज बनाता है, ब्रेकआउट करता है, सब रेंज ही ट्रेड करता हूं मैं इनमें। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी इंसान गलती यही करता है, जो उसे सामने दिख रहा होता है वो उसको इग्नोर करता है और वो कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश करता है जो किसी को नहीं दिख रहा है। अब ये एक बारी फेल भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 में से 7 में अगर तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है और 3 में तुम लॉस दे रहे हो, देखो कभी ना कभी तो ये चीज भी फेल होगी, राइट। अब जब ये फेल होगी तो हम एक स्टॉप लॉस अपना दे देंगे। चौथी कंफर्मेशन हमारे पास ये थी कि 0.5 का जो फिबोनाची लेवल है, जो कि हमें रिवर्सल बताता है कि प्राइस में रिवर्सल कब आने वाला है। अगर इसके ऊपर प्राइस निकलता है तो प्राइस में मतलब रिवर्सल आने वाला है, राइट। तो उसका ब्रेकआउट हो रहा था। अब देखो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। एक ट्रेड को लेने के लिए मैंने पूरे 1.5-2 महीने वेट करा है सेटअप बनने का, राइट। उसके बाद मैंने इसमें अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करा है। लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि आज अगर हम बैठे हैं चार्ट पे, आज ही हमें कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हम पैसा कमा लें। बड़ी क्वांटिटी प्ले करने के लिए मैंने इसमें वेट करा, जब मेरा सेटअप बना, जब मुझे कंफर्मेशन मिली, तब जाके मैंने इस पे ट्रेड करा विद बिग क्वांटिटी, विद बिग रिस्क, ठीक है। स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करो, हर चीज को पेशेंस के साथ करो। तुम्हारा सेटअप जब बन रहा है तब घुसो। तो मार्केट में कभी भी जल्दबाजी मत करो, पेशेंस के साथ काम लो, हर चीज का वेट करो जब तक तुम्हें कंफर्मेशंस मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, उसके बाद तुम एंटर करो। अब एक बार हम फिबोनाची लगा के देखते हैं पहले क्या चीज चल रही है। देखो इस फॉल से हमने अगर फिबोनाची लगाया यहाँ नीचे लो तक, तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो रेंज है, ये जो रेंज बनी है, ये 0.5 0.6 के लेवल पे बनी है, राइट। तो अब ये हमें क्या दिखा रहा था, ये हमें दिखा रहा था कि प्राइस जो है वो नीचे आया, अपने सपोर्ट पे आया और उसके बाद अब बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। एक रेंज के अंदर 1 महीने से कोशिश कर रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब बायर्स इतने ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे कि इसका ब्रेकआउट कर देंगे और यहाँ से ऊपर की तरफ को एक अच्छी खासी रैली आ जाएगी, रिवर्सल आ जाएगा। मार्केट अगर बहुत ज्यादा बुलिश चल रहा है तो हाँ ठीक है, वहां पे सारे ब्रेकआउट सस्टेन होंगे ऑलमोस्ट। लेकिन अगर मार्केट में वीकनेस है, मार्केट में अगर नेगेटिव न्यूज है कुछ, तो वहां पे तुम्हें कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि रिवर्सल का ट्रेड ले रहे हो तो वैसे ही तुम अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हो। फिबोनाची में 0.5 0.6 हमें क्या दिखा रहा था कि यहाँ से ऊपर अगर प्राइस निकलता है तो यहाँ से हमें रिवर्सल के साइन दिख जाएंगे।
मतलब यहाँ से अब प्राइस जो है वो रिवर्स कर चुका है, राइट। अब जो पहले डाउन ट्रेंड था वो अब चेंज हो चुका है, अब यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। ये तरीका होता है रिवर्सल सेटअप्स को ट्रेड करने का। पांचवी कंफर्मेशन हमारे पास ये थी कि अब इस महीने बजट आने वाला है, तो बजट में सबसे ज्यादा एलोकेशन जो था वो रेलवेज और डिफेंस पे ही माना जा रहा था। अब क्या हुआ, अगर तुम उस टाइम पे देखोगे तो मार्केट जब फॉल करा इलेक्शन के बाद, तो उसके बाद सबसे पहले रिकवर किया डिफेंस, राइट। उसके बाद रिकवर किया रिन्यूएबल एनर्जी। उसके बाद अब किसकी बारी थी, अब बारी थी रेलवेज की, क्योंकि रेलवेज पे ही गवर्नमेंट सबसे ज्यादा फोकस करती है। तो डिफेंस रिकवर कर गया, रिन्यूएबल रिकवर कर गया, अब बारी थी रेलवेज की। तो अब क्या हो रहा था यहाँ पे, बजट की वजह से अब इलेक्शन रैली तो खत्म हो चुकी थी, इलेक्शन रैली तो यहीं पे आ गई थी। अब जो चीज हमें देखनी थी अब वो थी प्री बजट रैली। बड़े प्लेयर्स जो होते हैं वो उसमें पैसा लगाते हैं जिसमें सरकार का अच्छा खासा एलोकेशन रह सकता है, उनमें पैसा लगता है। तो इसीलिए प्री बजट रैली आने वाली थी, बजट से पहले की रैली आने वाली थी। इसीलिए यहाँ पे एक और हाई कंफर्मेशन हमें मिल गई थी कि यहाँ पे अब जब ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से एक रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि रेलवेज हमेशा से ही ट्रेंडिंग सेक्टर रहा है, राइट। ये अगर इसका चार्ट देखोगे तो ये ऑलरेडी 1 साल के अंदर 4 गुना या 5 गुना हो रखा है रेलवेज का कोई भी शेयर, राइट। एक और कंफर्मेशन मेरे पास ये थी कि रेलवे सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स थे वो सारे बुलिश होना शुरू हो गए थे, मतलब उन सब में एक एक रैली आना शुरू हो गई थी। तो ये सेक्टर रोटेशन जो होता है इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखो इस वीडियो में तो मैं इसे समझा नहीं पाऊंगा सेक्टर रोटेशन क्या होता है, इन शॉर्ट में बता देता हूँ। सेक्टर रोटेशन वो होता है जैसे अभी तक आईटी सेक्टर में बड़े प्लेयर्स ने पैसा लगा रखा है, अब वो आईटी शेयर में उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो वो आईटी शेयर से प्रॉफिट बुक करेंगे, राइट, और वो अपना पैसा रेलवेज पे डालेंगे, क्योंकि अब रेलवेज नेक्स्ट ट्रेंडिंग सेक्टर होगा। रेलवेज पे पैसा कमा लिया, रेलवेज अच्छा खासा भाग गया तो रेलवेज की वैल्यूएशन हाई हो गई, अब उसका रेलवेज पे प्रॉफिट बुक करेंगे एंड अब अपना पैसा डिफेंस पे डाल देंगे। तो वो सेक्टर वाइज रोटेट कर रहे हैं अपना पैसा, राइट। पहले वो टैक्स शेयर में थे, फिर उसके बाद वो रेलवे शेयर में आए, फिर वो डिफेंस शेयर में आए, तो सेक्टर चेंज कर रहे हैं वो अपने, राइट। इसे कहते हैं हम सेक्टर रोटेशन। हमें कैसे पता चला कि अब रेलवेज भागने वाला है, क्योंकि सारे स्टॉक्स जितने रेलवेज के थे वो एक ब्रेकआउट पॉइंट पे थे और उनमें से आधे से ज्यादा जो आरवीएनएल वगैरह थे उन्होंने ब्रेकआउट दे भी दिया था। देखो कोई भी चीज कंफर्म तो मार्केट में नहीं होती है, हम सिर्फ अपना एक व्यू सामने रखते हैं कि हाँ ये चीज हो सकती है और उस पर हम एक बेट खेलते हैं। अगर वो चीज सही हो गई तो हमने पैसा कमा लिया, अगर वो चीज गलत हो गई तो हमने छोटा सा लॉस लेके उससे एग्जिट कर दिया। सिंपल गेम है। और मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे यही चीज शेयर करी थी कि कीप आइज ऑन रेलवेज पे फोकस करना अब सबसे ज्यादा जरूरी है। मुझे लग रहा है अब यही सेक्टर भागना शुरू करेगा। अब समझते हैं रिस्क मैनेजमेंट और एंट्री एग्जिट को किस तरीके से प्लान करा था। अगर एंट्री की बात करें तो मैंने अपनी इस वाली कैंडल पे ही एंट्री बना ली थी। मैंने इस रेंज के ब्रेकआउट का वेट नहीं करा था। क्यों नहीं करा था? क्योंकि जितने सेक्टर के स्टॉक्स थे वो ऑलरेडी बुलिश होना शुरू हो गए थे, तो मेरे को एक कंफर्मेशन मिल गई थी कि अब IRFC भी शुरू होगा बुलिश होना। इसके साथ ही RVNL ने ब्रेकआउट दे दिया था। जितने अच्छे स्टॉक्स थे कॉनकॉर वगैरह सब अच्छा खासा ब्रेकआउट देने के लिए तैयार हो गए थे। इसके साथ ही एक और कंफर्मेशन थी कि इस कैंडल में वॉल्यूम्स काफी ज्यादा हाई आए थे। प्रीवियस कैंडल की वॉल्यूम्स देख लो, 1 महीने के वॉल्यूम्स यहाँ पे हैं। प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम्स इतने खराब थे और जो इस वाली कैंडल के वॉल्यूम थे वो काफी ज्यादा हाई थे, जो मुझे कंफर्मेशन दे रहा था कि अब प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ को जाएगा। तब मैंने इसमें एक एग्रेसिव एंट्री बनाई इस वाले उसमें, बट मैंने इसे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर नहीं करा था एग्रेसिव एंट्री के टाइम पे। मैंने इसे तब शेयर करा था जब इस रेंज का ब्रेकआउट हो गया, इस रेंज का इस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ, तब मैंने यहाँ पे कहीं पे इसको शेयर करा था। जब ब्रेकआउट ये कर रहा था तब मैंने इसे शेयर करा, जब मेरे को एक शॉर्ट कंफर्मेशन हो गई थी कि हाँ अब प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ को जा सकता है। अब ये पूरा रिवर्सल दिखा रहा है। इसके बाद क्या हुआ, जो मेरा टारगेट क्या था, मेरा टारगेट था ये वाला लेवल। अगर इसको हम मार्क करते हैं तो यहाँ से लेके इस तरीके से हम इसे मार्क कर लेंगे। ये स्टॉक का ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस। यहाँ पे पहली बार प्राइस आया, यहाँ से फॉल कर गया, दूसरी बार आया, दूसरी बार फॉल, तीसरी बारी अगेन फॉल। तो अब इसका ब्रेकआउट होना जरूरी था। इसका ब्रेकआउट अगर नहीं होता तो हमारे पास ये कंफर्मेशन हो जाती कि वहां से दोबारा से यहाँ से एक और फॉल आने वाला है। तो मेरा पहला टारगेट क्या था? मेरा पहला टारगेट जो था वो ये वाला लेवल था, जो कि एक कैंडल में ही पूरा हिट हो गया था, राइट। अब अगर अगले दिन यहाँ से सेल ऑफ आता तो मैं इसे सेल कर देता, बट ये गैप अप खुला और उसके बाद इसने यहाँ पे एक अच्छी खासी क्लोजिंग दी। उसके बाद मेरा दूसरा टारगेट ये वाला लेवल था जहाँ से अभी रिसेंट का फॉल आ रखा है। तीसरा टारगेट मेरा कोई टारगेट नहीं था, मेरे को फिर साइकोलॉजिकल लेवल रखने थे कि मैं या तो 220 तक का टारगेट रखूंगा या तो फिर मैं 230 तक का, जो भी मोमेंटम के साथ मुझे मिलेगा मैं उस पर एग्जिट करूंगा। मैं अपना ट्रेल करता हुआ चलूंगा स्टॉप लॉस। अब क्या होता है, प्राइस जो है, प्राइस ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस ने एक अच्छा खासा रिवर्सल देके
यहाँ से रिजेक्शन ली, बट अगले दिन का मैं वेट कर रहा था, अगले दिन अगर सेल ऑफ आता मैं इसे एग्जिट कर देता। लेकिन अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन प्राइस गैप अप खुला और गैप अप खुल के प्राइस ने इस वाले ब्रेकआउट को सस्टेन कर दिया और ये वाला जो फॉल था इसके भी जस्ट ऊपर जाके इसने क्लोज कर दिया था। तो यहाँ पे मेरे पास कंफर्मेशन आई कि अब ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हो चुका है, जिसके बाद में इस स्टॉक को अब अच्छी से होल्ड कर सकता हूँ और बड़े टारगेट्स के लिए। यहाँ पे जो मेरी एंट्री थी वो मेरी 174 के अराउंड थी और जो मेरा एग्जिट था वो 205 या 204 के अराउंड था। इस तरीके से मैंने पूरी इसमें एंट्री प्लान करी और टारगेट प्लान करा और इसमें जो मेरी क्वांटिटी थी वो मेरी 2500 क्वांटिटी थी, जो कि मैंने पूरे ऊपर टारगेट तक होल्ड करी थी। अब समझते हैं एग्जिट प्लानिंग कैसे करी। देखो, एग्जिट प्लानिंग के लिए अगर तुम चार्ट को ध्यान से देखोगे, यहाँ से चार्ट भागना शुरू करा और चार्ट ऑलरेडी 20% ऊपर था, राइट। चार्ट ने 20% का मूव दे दिया था। अब कोई भी स्टॉक 20% भाग चुका है तो क्या होगा, जिन्होंने नीचे बाई कर रखा है वो यहाँ पे सेल करना शुरू करेंगे और स्टॉक थोड़ा यहाँ से नीचे आएगा। तो मतलब अब स्टॉक काफी ज्यादा वोलेटाइल हो चुका है, काफी ज्यादा ऊपर है, तो कहीं से भी उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इस तरीके से मैंने एग्जिट प्लान करा। मैं टाइम के साथ अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करने में लगा था। अब मेरा जो स्टॉप लॉस था वो इस लेवल पे था। जैसे ही प्राइस इस लेवल के पास आया और इसका ब्रेकडाउन करा, मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर दिया। अब मेरे एग्जिट करते ही क्या हुआ, एग्जिट करते ही स्टॉक ने फिर से 20% की रैली ऊपर की तरफ को दे दी। अब यहाँ पे क्या मुझे रिग्रेट करना चाहिए बैठ के कि भाई मैंने 20% की रैली छोड़ दी? नहीं, रिग्रेट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मैंने बिल्कुल रिग्रेट नहीं करा। मैंने इसके बाद इस चार्ट को खोल के तक नहीं देखा कि इसमें चल क्या रहा है अब, राइट, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें 17% 17.5% लेके चला गया हूँ, जो कि बहुत होता है। 6 दिन के अंदर अगर तुम्हें 17% मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में यहाँ से निकला हूँ, कुछ ना कुछ लेके निकला हूँ। जितना मेरा टारगेट था मैं अपने सारे टारगेट्स को हिट करके निकला हूँ, तो मुझे किस बात का ग्रीड। तो यही होता है डिसिप्लिन पे खेलना। मार्केट में डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम्हारे टारगेट तुम्हें मिल चुके हैं तो तुम मार्केट में वेट ही मत करो। देखा कि तुम्हारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, अब मार्केट वहां से कितना ही ऊपर जाए तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, क्योंकि तुम्हें टारगेट दे दिया, तुम्हें तुम्हारा पैसा दे दिया है मार्केट ने। अब तुम शांति से बैठ जाओ, वरना जो मिला है वो भी तुम दे के जाओगे। अब यहाँ पे सेम चीज हुई, प्राइस और ऊपर गया। अब जिसने यहाँ पे लालच किया होगा कि भाई अभी तो और ऊपर जाएगा, यहाँ से 20% 30% और जाएगा, देखो क्या हुआ, वापस प्राइस उससे भी नीचे गया जहाँ पे खरीदा था। अब वो सारे लॉस पे बैठे होंगे जिनने यहाँ पे कहीं पे बाई करा होगा ये सोच के कि प्राइस अभी और ऊपर जाएगा। देखो, दो चीजें होती हैं जो मार्केट में हमेशा लेके जाती हैं, ग्रीड और फियर। जब तुम्हारा सेटअप बन रहा है तब तुम्हें डरना भी नहीं है, जब तुम्हारा एग्जिट का सेटअप बन रहा है तब तुम्हें ज्यादा लालच भी नहीं करना है। इसके हिसाब से पूरा टारगेट प्लान हुआ था। मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि मैं प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ चीजें करूँ। बहुत बार ये चीज होती है, बहुत बार मेरे साथ ये होता है। अभी जैसे मैंने इरेडा पे ट्रेड लिया था, मैंने वो पूरा ट्रेड अपनी कम्युनिटी में शेयर करा था, राइट। इरेडा पे मैंने ट्रेड लिया था, उसमें मैंने आई थिंक 20 से 25% मैंने बुक करा था। 20 से 25% बुक करके वो 25% और भाग गया उसके बाद, तो उस पर मुझे थोड़ा ग्रीड हुआ। वो ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो तुम्हें होगा ही हो। बट तुम्हें ये चीज, तुम्हें पॉजिटिव साइड देखनी है कि तुम 25% लेके निकले हो, तुम खाली हाथ नहीं निकले हो। और खाली हाथ भी निकल गए हो तो तुम कुछ दे के नहीं निकले हो, तुम खाली हाथ निकले हो। तुम्हें पॉजिटिव साइड पे ही हमेशा फोकस करना है स्टॉक मार्केट में। जहां तुम्हें ग्रीड हुआ, जहां तुमने फोमो में एंट्री बनानी शुरू करी, वहां तुम्हें लॉसेस ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे, वहां तुम्हारा कैपिटल गायब होना शुरू हो जाएगा। अगर तुम्हें इरेडा के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसके ऊपर बहुत जल्द वीडियो ले आऊंगा। बहुत प्यारा सेटअप था और वो ऐसा भागा कि वो 10 दिन में 50% भाग गया। अब अगर मैं इसमें स्टॉप लॉस की बात करूं, देखो एंट्री हमारी इस कैंडल पे हुई थी, एग्जिट हमारी इस कैंडल पे हुई थी। स्टॉप लॉस जो हमारा था वो इस रेंज के नीचे था, यानी कि 165 का जो हमारा स्टॉप लॉस था, जस्ट 10 पॉइंट नीचे। और जो हमारा स्टॉप लॉस इसमें बन रहा था वो बन रहा था 22,500 का। मतलब अगर मार्केट यहाँ से नीचे फॉल भी कर जाता तो मेरा इतना ही लॉस होता। मैंने अपने लॉस को फिक्स कर रखा था, उसके हिसाब से मेरे को प्रॉफिट क्या हुआ, उसके हिसाब से मेरे को प्रॉफिट हुआ 1:2 ऑलमोस्ट 3 का मुझे प्रॉफिट हुआ। तो ये था पूरा ट्रेड एनालिसिस का सेटअप, एंट्री एग्जिट सब कुछ इन ब्रीफ डिस्कस करा। आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी अगर आपको ऐसी और लाइव ट्रेड एनालिसिस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना अपना। गुड बाय।